हेलो व्यूअर्स, अन अकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो एस्पिरेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और एक काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीक इसी पर्टिकुलर चैनल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी सीरीज, जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है, वो वहाँ पे कवर किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं। जो करंट अफेयर्स की वीडियो मैं इस चैनल पे डालता हूँ, वन करंट अफेयर्स न्यूज़ एवरी डे ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, बट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस दिस बेसिक प्रॉब्लम दैट सर मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है बिकॉज मैंने इकॉनमी को उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है या बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए इन करंट अफेयर्स का वीडियो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड इंडियन इकोनॉमी इज ऑल अबाउट understanding the concepts and applying those concepts on a daily basis. इसीलिए you can apply the concept only if you have the concept. इसीलिए उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज जीडीपी। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं रटवाया जाएगा। जीडीपी होता क्या है उसको अच्छे से समझा जाएगा, बिकॉज इकोनॉमी इज द पैराडॉक्स इज कि इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच स्टूडेंट्स फियर्स अ लॉट। बट अगर आप उसको अच्छे से समझोगे ना, अगेन अच्छे से मतलब अच्छे से समझोगे बाई कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, देन दिस इज अ सब्जेक्ट जहां पे कुछ याद ही नहीं करना है। इट्स कंप्लीटली लॉजिकल। सो दैट्स वाई द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट इज कि यहाँ पे ना कोई फॉर्मूला है, ना यहाँ पे कुछ चीज याद करना है। इट्स ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, एंड वंस यू डू दैट देन यू विल नेवर एवर कमिट एनी मिस्टेक इन एनी ऑफ द एग्जाम जो आप दोगे। इसीलिए उस स्टैटिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इस सीरीज को हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं इसी चैनल पर। नेक्स्ट वीक से वो स्टार्ट होगी। बाकी जो भी बैच टाइम्स हैं, एंड यस दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको केवल यूट्यूब पे आना है, क्लासेस को ज्वाइन करना है, लाइव सेशंस को, और जो भी डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो। जो भी बाकी डिटेल्स हैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे आने वाले टाइम में प्रोवाइड किया जाएगा। बट I can promise you, I can assure you with full responsibility that this particular Indian economy series, वहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं लिया जाएगा। वहाँ पे केवल व्यूज के लिए कुछ भी वीडियोस नहीं बनाए जाएंगे। इट विल बी रियल हार्ड कोर कंटेंट विच यूपीएससी लुक्स फॉर। सो फ्रेंड्स, आज लेट्स कम बैक टू आवर डिस्कशन ऑन करंट अफेयर्स। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक इंपॉर्टेंट न्यूज आया है जहाँ पे HDFC बैंक ने $750 मिलियन का एक लोन रेज किया है। बट दिस लोन विच HDFC बैंक हैज टेकन, इट इज नॉट फ्रॉम द सोर्स विद इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया। सो इट इज अ लोन विच HDFC हैज रेज्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, और इसी को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। सो इट इज अ बोरिंग रेज्ड बाय अ कमर्शियल कंपनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। और HDFC बैंक ने $750 मिलियन को एक्सटर्नल सोर्सेज से रेज करके रियली एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है। और इसीलिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर किया गया है, जिसको आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं कि इंडिया की जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें एक नया इंटरेस्ट बाहर के लोगों का देखने को मिला, बिकॉज HDFC ने $750 मिलियन का बॉन्ड इशू किया इन द इंटरनेशनल मार्केट एट अ कूपन रेट ऑफ 5.067%, और ये बॉन्ड को फुली सब्सक्राइब कर लिया गया। मतलब वॉट एवर द बॉन्ड HDFC हैज इशूड, all of that bond was bought by the international investors, जो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। मुझे याद है वो समय 2014-15 का, जब रघुराम राजन RBI के गवर्नर हुआ करते थे, और इंडिया को कहा जाता था कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें NPA क्राइसिस है। NPA क्राइसिस का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्राइसिस, मतलब बैंक्स ने जो लोन दे रखे थे वो लोन बैंक्स को रीपे नहीं किया जा रहा था, एंड दैट्स वाई बैंक की बैलेंस शीट बहुत सीरियस क्राइसिस में थी। और उसके बाद से लेके आज का ये सफर है दैट इंडिया की बैंकिंग सेक्टर ने ट्रेमेंडस ग्रोथ देखा है, और उसमें गवर्नमेंट का ऑब्वियसली बहुत क्रेडिट जाता है। वो चाहे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हो, बैंक रिकैपिटलाइजेशन हो, RBI का रेगुलेटरी नॉर्म्स को स्ट्रिंजेंट करना, ऑल ऑफ दैट थिंग हैज़ लेड टू रियली इंडिया की जो बैंकिंग सेक्टर है आज बहुत स्टेबल है, बहुत रेजिलियंट है, एंड दैट इज द
प्रूफ जो आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने सक्सेसफुली 7,000 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट से रेज किया है और इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पॉजिटिवली पहुंचेगा, जिसको मैं आज इस सेशन में डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले एक और चीज़ आप जान लें कि ये जो एचडीएफसी बैंक ने 7,000 करोड़ का बॉन्ड इशू करके इंटरनेशनल मार्केट से पैसे रेज किया है, दिस मेक्स एचडीएफसी द फर्स्ट कस्टमर जिसने आरबीआई के डॉलर स्वैप फैसिलिटी को यूज किया है। दैट इस समय इंडिया को चाहिए क्या? डॉलर, बिकॉज हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे काफी प्रेशर था। अब इस डॉलर को लाने के लिए आपको पता है आरबीआई ने बहुत कुछ किया। आरबीआई ने जो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंकिंग अकाउंट है उसमें काफी रिलैक्सेशंस दी, मैंने इस चैनल के ऊपर वीडियो बनाया है। एक और आरबीआई ने क्या कहा कि जो भी बैंक्स बाहर से डॉलर में पैसे रेज करेंगे, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी ने कितना रेज किया है, $750 मिलियन। सो एचडीएफसी बैंक हैज नॉट रेज्ड दिस लोन इन रुपी, इट हैज रेज्ड दिस लोन इन डॉलर। तो ये जो पैसा एचडीएफसी ने बाहर से रेज किया है, ये जो पैसा एचडीएफसी बैंक ने बाहर से रेज किया है, इट इज इन डॉलर। बट एचडीएफसी बैंक को तो पैसा किस में चाहिए? रुपी में चाहिए ना। तो वो डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करेगा और जब ये पैसे रिटर्न करना पड़ेगा तो वो इस रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करेगा। सो यहीं पे एचडीएफसी बैंक के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, बिकॉज व्हेन एचडीएफसी बैंक इज टेकिंग मनी, लेट्स से इन 2026, then $1 let's say is equal to 95 rupees. But let's say after 5 years, when HDFC Bank has to return back the money to the international investors, then in that case again HDFC Bank has to convert that rupee into dollar. But the problem will be that generally by 5 years, $1 might become equal to 105 rupees, because generally the history has proven that our rupee depreciates with time. तो ये एक एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क। सो वेन एवर यू बोरो मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो उसमें एक प्रॉब्लम जो बोरोवर के लिए होता है, जो ये पूरा कर्ज ले रहा है, दैट दिस बोरोवर हैज टू सफर फ्रॉम दिस एक्सचेंज रेट रिस्क। और इसके लिए पिछले कुछ समय से, क्योंकि लगातार रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, इंडियन बोरोवर्स बाहर से पैसा रेज नहीं कर रहे थे। और अगर बाहर से रेज नहीं करोगे तो डॉलर आएगा कहां से? ऑल्दो 5 साल के बाद मुझे डॉलर रिटर्न करना है, बट 5 साल के लिए डॉलर तो इंडिया के पास ही आया। सो इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज द इंडियन बैंक्स टू रेज मनी आउटसाइड इंडिया इन डॉलर, सो दैट दिस डॉलर कैन कम टू इंडिया, विच कैन बूस्ट आवर फॉरेक्स रिजर्व, इसके लिए आरबीआई ने एक डॉलर स्वैप विंडो इशू किया था, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो आज से 5 दिन पहले बनाया है, जहां पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स को प्रमोट करने के लिए आरबीआई जो है वो इस एक्सचेंज रेट रिस्क को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक फैसिलिटी बनाया, जहां पे आरबीआई ने सिंपल तौर से ये कहा, देखिए एक्सचेंज रेट रिस्क आपको नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि जिस समय आप ये लोन ले रहे हो उस समय जो एक्सचेंज रेट है, और जब आप ये लोन लौटाओगे 2031 में, तो उस समय भी अगर आप चाहते हो कि ये एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाए, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप आरबीआई से एक स्वैप एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हो, जिसको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। उसका जो चार्ज आरबीआई लेगी दैट इज ओनली 1.5%। So I'm not going to discuss this because I've already discussed in my last videos, तो आप इसको जाके देख सकते हो। But the crux of the story is that RBI basically wants कि इंडिया के बैंक्स इंडिया के बाहर से पैसे रेज करें इंटरनेशनल मार्केट से, and whenever they are raising money from international market, it is going to happen in dollar. This dollar will come into India, which will help in boosting our forex reserve. But the problem is, whenever you borrow money from outside, you have to suffer from this exchange rate risk, because rupee generally depreciates with time. In order to save the borrower from these fluctuation, from these volatility, RBI एक subsidized swap facility launch की थी। अब उसी subsidized swap facility को use करके HDFC बैंक ने पहली बार
इस फैसिलिटी को यूज करके 7,000 करोड़ विच मीन 750 मिलियन यूएस डॉलर बाहर से रेज करके एक मच नीडेड रिलीफ इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के लिए लाने का काम किया है। अब HDFC जो पैसा बाहर से रेज किया है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। अच्छा, HDFC को पैसे क्यों चाहिए? अब आपके मन में शायद ये भी सवाल आ रहा होगा कि HDFC तो खुद ही बैंक है और बैंक को पैसे क्यों चाहिए होता है। देखिए, बैंक को इसलिए पैसे चाहिए होता है बिकॉज बहुत सारे रीजंस होते हैं। बैंक को अपना एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करना है, बैंक को कुछ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना है अपने बैंकिंग सिस्टम में, या सबसे बड़ा रीजन होता है कि बैंक ने बहुत सारे लोगों को लोन दे रखा है, लेकिन ये लोन का पैसा बैंक के पास कहां से आता है? बिकॉज पीपल हैव डिपॉजिटेड द मनी विद द बैंक्स। Now let's say tomorrow people comes to withdraw their money, but the banks don't have money because the bank have given this person's money who has deposited its money with the bank to someone in the form of loan. So this creates a asset liability match, and during this period of time banks can borrow money. Now banks can borrow money from RBI, banks can borrow money from other banks, or banks can issue bonds within India or outside India. तो यहाँ पे HDFC बैंक also needed money और HDFC बैंक ने बॉन्ड इशू करके पैसे रेज किया है, बट दिस बॉन्ड इज नॉट इशूड विद इन इंडिया, इट इज इशूड इन द इंटरनेशनल मार्केट, राइट? सो ये आप ध्यान रखिएगा, दैट्स वाई वी हैव गॉट दिस डॉलर, बिकॉज दिस बॉन्ड को खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, बिकॉज दिस बॉन्ड वॉज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। अब ये बॉन्ड होता क्या है आपको मैंने बताया है, बट अगर मैं बता देता हूं, किसी भी बॉन्ड में, सो पहली बात, बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड इज एन एसेट which can be used to raise money. For example, if I want to take money from you, I will say that please मुझे 1,000 रुपीज दे दो। आप कहोगे मैं क्यों दूं, मुझे कुछ दो रिटर्न में, तो मैं आपको एक एसेट दे दूंगा, मेरा फोन रख लो, मेरा गोल्ड रख लो 1 ग्राम, और मुझे कुछ पैसे दे दो। सो सिमिलरली इफ एनीवन नीड्स टू रेज मनी, इट नीड्स टू सेल और इशू इट्स एसेट। तो एक तरीका है शेयर्स बेच दो अपने कंपनी का। इफ HDFC नीड्स मनी, HDFC कैन सेल इट्स शेयर। द अदर much more other attractive option is bond, because bond में HDFC का shares sell नहीं किया जा रहा है, because bond is a tool of borrowing. तो अगर HDFC को पैसे चाहिए तो HDFC इस तरीके से एक बॉन्ड इशू कर सकती है, और बॉन्ड में 3 चीज होते हैं, फेस वैल्यू होता है, कूपन रेट होता है और टेन्योर होता है। लेट्स से फेस वैल्यू बॉन्ड की है 100 रुपीज, कूपन रेट है 10% और टेन्योर है 1 ईयर। Now this Mr. A has money, तो Mr. A ने HDFC के इस बॉन्ड को परचेज कर लिया। कितने दे दिए इसने HDFC को? 100 रुपीज। इसका क्या फायदा कि 1 साल के बाद ये 100 रुपीज HDFC वापस तो देगा ही देगा, प्लस ये 10% का इंटरेस्ट रेट भी देगा। So this is how by issuing bond you can raise money from the public. And what benefit the public gets? The public gets the principal payment back. एंड ऑल्सो जितने साल का बॉन्ड है, ये तो 1 साल का है, मान लो 5 साल का होता, सो एवरी ईयर 100 रुपीज का 10% उसको इंटरेस्ट इनकम भी मिलता। सो दैट्स वाई द ब्यूटी ऑफ बॉन्ड इज दैट इट इज अ फिक्स्ड इनकम एसेट, क्योंकि इसमें इनकम आपका चेंज नहीं होगा, बिकॉज एवरी ईयर यू आर गोइंग टू गेट 10 रुपीज। लेकिन शेयर्स काफी वॉलेटाइल होता है, इसलिए द सेफ इन्वेस्टर्स दे वॉन्ट्स टू बाई बॉन्ड। अब इस बॉन्ड की जो HDFC ने इशू किया है, ये बॉन्ड्स, इसकी जो फेस वैल्यू होगी वो रुपीज में तो होगी नहीं, बिकॉज ये बॉन्ड कहां इशू किया गया है? इंटरनेशनल मार्केट में। सो दिस बॉन्ड हैज बीन डिनोमिनेटेड इन डॉलर। कूपन रेट क्या है? 5.067%। और टेन्योर कितना है इस बॉन्ड का? 5 ईयर्स। इस बॉन्ड का टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स है। आप देख सकते हैं इसको इशू किया गया है 24 जून 2026 को, इसको अलॉट किया जाएगा, और इसकी मैच्योरिटी मतलब टेन्योर इसकी खत्म कब होगी? 24 जून 2031, विच मीन्स इसकी टेन्योर 5 ईयर्स की है। तो जो भी पर्सन इंटरनेशनल मार्केट में इस बॉन्ड को परचेस करेगा, उसको एवरी ईयर कितना इंटरेस्ट इनकम मिलेगा? 5.067%, जो उसको सेमी एनुअली बेसिस पे क्रेडिट किया जाएगा। मतलब आफ्टर एवरी 6 मंथ उसको हाफ ऑफ द मनी विल बी गिवन। सो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का 10% 10 रुपए है, तो 5 रुपए जनवरी में दिया जाएगा और 5 रुपए 6 महीने के बाद दिया जाएगा, विच मीन्स द इंटरेस्ट पेमेंट्स विल बी मेड सेमी एनुअली। और जैसे ही मैच्योरिटी आएगा 24 जून 2031, उस समय जो भी आपने फेस वैल्यू बॉन्ड का दिया था, विच मीन्स लेट्स से $100, ये $100 आपको रीपे बैक कर दिया जाएगा। इसमें एक रिस्क प्रीमियम होता है जो आपको एग्जाम के लिए जानना है, जहां से यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है, दैट लेट्स से HDFC बैंक ने अपने बॉन्ड्स को इशू किया एंड वो चाहती है कि यूएस के इन्वेस्टर्स इस बॉन्ड को खरीदें।
So HDFC bond has been issued in the international market. Now HDFC wants कि that these bonds को यूएस के इन्वेस्टर्स खरीदें. अब यूएस के इन्वेस्टर्स क्यों खरीदेंगे? यूएस के इन्वेस्टर्स तभी खरीदेंगे जब उनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा. किससे ज्यादा मिलेगा? यूएस के अगर इन्वेस्टर यूएस के बॉन्ड्स को खरीदें, अगर उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा एचडीएफसी के बैंक में, तभी तो वो खरीदेंगे. बिकॉज जनरली फॉर अ इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन अमेरिकन मार्केट इज वेरी सेफ. Now, if you want this person to invest in something like HDFC bond, which belongs to India, which has a higher risk as compared to America, then you can only compensate for this higher risk by giving this person, Mr. A, who is interested in buying a bond, a higher return. तो इसी को कहते हैं रिस्क प्रीमियम. दैट अगर HDFC बॉन्ड सक्सेसफुल बाहर होगा तो उसको ऑब्वियसली यूएस के लोकल बॉन्ड के जो कूपन रेट है उससे ज्यादा देना पड़ेगा. और अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसका जो कूपन रेट है वो यूएस के इंटरेस्ट रेट से 125 बेसिस पॉइंट ज्यादा है. 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%, विच मीन्स 125 मतलब 1.25%. तो अगर आप यूएस के बैंक में पैसा जमा करते हो, सो इफ दिस मिस्टर ए, अ यूएस इन्वेस्टर, इफ ही डिपॉजिट्स मनी विद द अमेरिकन बैंक, he will get, let's say, X% of interest rate. But if he buys this HDFC bond, if he purchases this HDFC bond, then he will get 1.25% more than this X% which the American banks are going to offer. Or if Mr. A buys a US bond, 5-year bond, क्योंकि ये HDFC bond भी 5-year bond है, if this person, Mr. A, buys a 5-year bond, तो उस पे जो कूपन रेट अमेरिका में मिल रहा है उससे 85 बेसिस पॉइंट मतलब 0.85% दिस एचडीएफसी बैंक ज्यादा देगा. राइट. सो व्हेनेवर अ इंडियन कंपनी, अ इंडियन बैंक हैज टू रेज मनी इन इंटरनेशनल मार्केट, स्पेशली अमंग द अमेरिकन एंड यूरोपियन इन्वेस्टर्स, दे हैव टू गिव अ हायर रिटर्न than the local assets which are being there in order to compensate for the higher risk which comes with investing in India. तो ये जो फॉरेन डॉलर बॉन्ड्स यहां पे इशू किए गए हैं, तो एचडीएफसी बैंक ने यहां पे कौन सा बॉन्ड इशू किया है? फॉरेन डॉलर बॉन्ड. क्यों फॉरेन डॉलर बॉन्ड है? बिकॉज दीज आर द बॉन्ड्स विच आर इशूड नॉट विद इन इंडिया बट ऑफशोर, मतलब आउटसाइड इंडिया, एंड दे आर डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर. अनलाइक द लोकल बॉन्ड जो रुपी में डिनोमिनेटेड होता है, ये डॉलर बॉन्ड्स डॉलर में डिनोमिनेटेड होते हैं. और ये जो एचडीएफसी बॉन्ड है ये सीनियर अनसेक्योर्ड नोट्स के कैटेगरी में आता है. सो दिस इज अ बॉन्ड विच इज यू कैन कॉल एज सीनियर अनसेक्योर्ड नोट्स और सीनियर अनसेक्योर्ड बॉन्ड. तो बॉन्ड तो समझ में आ गया कि बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच अ कंपनी कैन रेज मनी. नाउ अनसेक्योर्ड का मतलब दिस बॉन्ड इज नॉट बैक्ड बाय एन एसेट. His bond is not backed by an asset. ये बॉन्ड जो है उसका कोई एसेट से बैकिंग नहीं है. बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस इज कि सेक्योर्ड बॉन्ड का मतलब कि लेट्स से आई हैव इशूड अ बॉन्ड ऑफ 100 करोड़ टू रेज मनी. सो ऑन बिहाफ ऑफ दिस 100 करोड़ जो मैंने पब्लिक से रेज किया है, इसके लिए मैं एक कोलैटरल जमा कर देता हूं दैट इफ आई एम नॉट एबल टू पे बैक द मनी, देन आप इस कोलैटरल को सेल करके जो लोग बॉन्ड खरीदे हैं उनको आप पैसा लौटा दें. बट ये एक अनसिक्योर्ड बॉन्ड है, मतलब एचडीएफसी बैंक हैज रेज दिस मनी डिस्पाइट प्लेजिंग एनीथिंग एज कोलैटरल, बिकॉज दीज बॉन्ड्स आर नॉट बैक्ड बाय कोलैटरल, दैट्स व्हाई इट इज अनसिक्योर्ड. फिर आप पूछोगे यार ऐसे बॉन्ड्स को कोई क्यों खरीदता है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन इसको इशू कौन कर रहा है. इफ पीपल ट्रस्ट दैट कंपनी that yes, ये कंपनी स्टेबल है, ये मेरे पैसे जरूर दे देगी, इवन इफ दैट कंपनी इज नॉट बैकिंग दैट बॉन्ड विद अ कोलैटरल, तब भी लोग खरीदेंगे. सो डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द इशूअर. अब अनसिक्योर्ड में भी दो होते हैं, सीनियर होता है और सबऑर्डिनेट होता है. सीनियर का मतलब कि अगर कल को मान लो एचडीएफसी बैंक कोलैप्स कर जाती है तो इस बैंक को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा और इसके एसेट्स को बेच देना पड़ेगा, और जो भी पैसा आएगा एसेट्स को बेच के वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. किनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? जिन्होंने लोन एचडीएफसी को दिया था. अब इसमें प्रायोरिटी किसकी होगी? तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो सिक्योर्ड को होगी. जिन्होंने ऐसे बॉन्ड्स को खरीदा है जो बॉन्ड्स एसेट से बैक्ड है, तो उन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा मिलेगा. और जो अनसिक्योर्ड है उसमें भी जो सबसे पहले सीनियर डेप्ट होल्डर्स हैं जो अभी एचडीएफसी ने इशू किया है, उनको प्रेफरेंस मिलेगा एज कंपेयर टू द सबऑर्डिनेट डेप्ट होल्डर्स.
right? So basically, unsecured bond means a bond which is not backed by an asset. This unsecured is, less or more risky than a secured bond, because secured bond obviously comes with a backing of collateral. Unsecured can be also of senior and subordinate. यहाँ पे ये जो unsecured bond है वो senior unsecured bond के कैटेगरी में आता है. अब इससे क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले इंडिया के बैंक्स के लिए अब फंड लेना, उसके सोर्सेज डाइवर्सिफाई हैं. यू कैन रेज फंड विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. फॉरेन कैपिटल, यूएस डॉलर इंडिया में आ जाएगा 5 साल के लिए. इंडियन इन्वेस्टर्स ये सभी बॉन्ड्स जो एचडीएफसी इशू कर रहा था उनको खरीद लिया, विच क्लियरली प्रूव्स दैट इंडियन बैंक्स आर फाइनेंशियली स्टेबल. और इससे इंडिया का जो क्रेडिट डिमांड है उसको भी काफी हद तक फुलफिल करने में मदद मिलेगी. तो एक क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी का है जो मैं आपको देने का काम कर रहा हूं. कंसिडर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ ओवरसीज बोरोइंग बाय इंडियन बैंक्स. कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं अगर इंडियन बैंक्स इंडिया के बाहर से पैसे रेज करती है. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंडिंग सोर्स, ऑब्वियसली. Reduction in dependence on domestic deposit, correctly. HDFC does not need to depend within the domestic sources. Elimination of currency risk, no. यही तो एक डिसएडवांटेज है. इसलिए तो आरबीआई ने सब्सिडाइज्ड स्वैप फैसिलिटी लॉन्च किया है. अगर ये नहीं लॉन्च करता तो एचडीएफसी शायद ये पैसा रेज नहीं करता, बिकॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेनेवर यू रेज मनी फ्रॉम आउटसाइड इज द करेंसी रिस्क. So it does not eliminate, rather it adds on currency risk. So option number B, 1 and 2 will be correct. So I hope आपको ये वीडियो समझ में आया. अब आप समझ सकते हैं कि मैं स्टैटिक सीरीज में क्या पढ़ाऊंगा. मैं बॉन्ड्स और डिटेल में पढ़ाऊंगा, कितने तरीके के बॉन्ड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, राइट. सो दिस इज करंट अफेयर्स. मैं करंट अफेयर्स में भी कुछ स्टैटिक एलिमेंट आपको बताता हूं, बट अगर आपको और डेप्थ में यही स्टैटिक एलिमेंट जानना है तो आप अगले वीक से जो स्टार्ट किया जा रहा है सीरीज उसको जरूर देखें. आई कैन रियली प्रॉमिस यू दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ऑब्वियसली क्लियर होंगे. दैट इज व्हाट इज माय जॉब. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. सी यू अगेन सम अदर वीडियो. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.